विषय जीवन को परिवर्तित करने का है। जिन फैक्टर्स के ऊपर हम बहुत ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, क्या वो वेटेज देने लायक हैं भी अथवा नहीं है, इन विषय को अपन समझ रहे हैं। वो ग्रहों की दशा जो आपकी कुंडलियां दिखाती हैं, उसके अनुरूप आपका जीवन कितना वैसा ही होता है अथवा नहीं होता है। वो कुंडली का प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव जीवन में कितना पड़ता है, कितना हम उसे बदल सकते हैं। एक चीज और भी आती है, वास्तु। उसका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक हमारा शरीर, कुंडली, वास्तु, शरीर, वो स्टोन्स, वो तीर्थंकर भगवान, वो नमोकार मंत्र, वो धर्म और कर्म। आज इन्हीं विषय को लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है कि नहीं है, कि सब अपनी अपनी अलग अलग दिशाओं में ही चलते हैं? क्या वास्तु का भी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कितने लोगों का क्या मत है? क्यों राजकुमार जी, आप तो इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हो? हाँ, सिविल इंजीनियर। अच्छा, तो आप तो वास्तु के बारे में कुछ जानते होंगे। वास्तु क्या कहलाता है? सुना है महाराज जी, क्या अनुभव ज्यादा नहीं है। क्या सुना है वास्तु का? वास्तु दोष रहता है, वास्तु दोष रहता है। चाहिए ऐसा। अच्छा, कुछ लोगों ने कुंडली दोष के बारे में सुना होगा, कुछ लोगों ने वास्तु दोष के बारे में सुना होगा। तो ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है कि इंडिपेंडेंट है? सारे के सारे चीजें जिनको हमने गिनाया अभी, आपकी कुंडली, आपका वास्तु, आपका शरीर, आपका धर्म और आपका कर्म। बोलते महाराज जी सब लोग इंटर रिलेटेड है करके। अच्छा, बोलते हैं। आपको क्या लगता है होगा ऐसा? होगा। अच्छा, किस किस को वास्तु के ऊपर विश्वास है? वास्तु होता भी है कि नहीं होता है, कि बेवकूफ बनाने वाली ये सब विद्या है? महाराज जी, वास्तु के कुछ रूल्स देख के लगता है कि ये ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें देख के कुछ कुछ चीज़ों के बारे में शायद पता नहीं है, इसलिए उसके ऊपर भरोसा नहीं होता है। अच्छा, अच्छा, कुंडली पर विश्वास होता है? महाराज जी, आप अभी प्रवचन सुनने के बाद थोड़ा दृष्टिकोण बदला है। जैसे कि आपने बताया कि इन सब चीज़ों से आप किसी चीज़ का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन उसको जो चेंज करने के उपाय हैं वो करने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे ये नज़रिया बदला। पहले विश्वास भी नहीं था, लेकिन अभी आपने बोला कि संकेत मिलते हैं, तो विश्वास भी नहीं था, यानी हमारे कहने से विश्वास हो गया ऐसा? हाँ महाराज जी।
थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्यों अतुल जी, आप भी मानते हो वास्तु को? अतुल जी, हाँ, कुंडली को भी, वास्तु को भी, ग्रहों को भी? महाराज जी, शादी के पहले वास्तु को भी नहीं मानते थे और इसके बाद इसको भी नहीं मानते थे। शादी के बाद सबको मानना चालू हो गए। शादी के पहले वास्तु भी नहीं मानते थे, कुंडली भी नहीं मानते थे, शादी के बाद सब मानने लगे। क्यों? क्योंकि धर्मपत्नी ऐसी मिल गई इस नहीं कारण? नहीं, ससुर जी हमारे, हाँ वो ससुर जी हमारे जो है ना, हाँ, वो ये थे, माने हुए एक ससुर जी है हमारे। माने हूँ ससुर जी। ससुर जी क्या थे? ज्योतिषाचार्य थे? ज्योतिष वाले थे। और वास्तु वाले भी थे? वास्तु वाले नहीं थे, ज्योतिष वाले थे। अच्छा, तो ससुर जी के मिलने से आपको विश्वास हो गया? हाँ बस। अब वो क्या धर्मपत्नी की पिताजी तो मानना ही पड़ेगा ऐसा? हाँ, पापा जी हैं तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर घर में अच्छे से नहीं रह पाएंगे ऐसा? जो बोलते थे वो हाँ। सही सही माध्यम से बोलते थे कि जिससे माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। दिशा, जो दिशा बोलते हैं ना, वो दिशा दिखा सकते थे। अच्छा, तो उनके कहने पर आपका विश्वास बढ़ने लगा? हाँ हाँ, किस पर? कुंडली पर? कुंडली पर नहीं, हाँ। उनके कहने पे। नहीं तो उन्होंने क्या कहा था? बस अपने कुंडली देख के ही बता दिया था। यानी कुंडली होती है ऐसा कुछ? हाँ, अच्छा, तो आप कुंडली के अनुसार ही चल रहे हैं? हाँ। अपना बिजनेस जो बढ़ा रहे हो कुंडली देख कर के बढ़ा नहीं रहे हैं? नहीं, वो तो अपने पुरुषार्थ के हिसाब से ही बता अच्छा, पुरुषार्थ से बढ़ा रहे हैं। तो वास्तु के बारे में बताया था वास्तु उन्होंने? देखो महाराज जी, हाँ जो जी। चीज़ अपने को लेना है उसको अपने को ध्यान में रखने करके करना है। हाँ, ज़्यादा उसमें उलझना भी नहीं है अपने को। अच्छा, जितना चाहिए उतना लेना है, हाँ, ज़्यादा उसमें ये नहीं करना है। जैसे अभी वास्तु, घर में वास्तु के बारे में कोई बोल रही है, तो किचन ऐसे वो हिसाब से होना चाहिए कि जहाँ उजड़ आ सके, हवा आ सके, हाँ, ये हिसाब से होना चाहिए। अच्छा। इसमें ये नहीं चाहिए कि मेरे को ये दिशा चाहिए, लेकिन जहाँ अपन किचन में अपना काम हो जाता है पूरे 24 घंटे में, तो 8 घंटा उसमें ही चले जाते, तो वो वास्तु के हिसाब से वो किचन पूरा वेंटिलेशन होना चाहिए, उजड़ होना चाहिए, जिसमें लाइट की कम संभावना हो। ये हिसाब से अपन सोच के वास्तु के हिसाब से काम होता है। अच्छा, अच्छा, चला। और भी कोई लोग हैं जिनको बहुत डर लगता है वास्तु से, ग्रहों से, कुंडली से? हाँ? लगता है डर, विश्वास नहीं है, कुछ नहीं करता? चला, हम कंसेप्ट बताते हैं बेसिकली होता क्या है। हमें जो फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे कुछ दिन पूर्व चर्चा भी की थी, थोड़ी सी शॉर्ट में चर्चा हुई थी, आज थोड़ा सा उसको अपन विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 फैक्टर्स होते हैं जिनसे हमारा जीवन बनता है। जीवन अच्छा और बुरा, व्यवस्थित और अव्यवस्थित, इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और हर फैक्टर का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है, रोल होता है। द्रव्य बेसिकली क्या होता है? द्रव्य और कुछ नहीं, जो पूर्व में हमने किए हुए कर्म हैं। जैसे कर्म हमने किए हैं उसी के अनुसार हमें यह शरीर मिलता है, उसी के अनुसार हमारे भाग्य का निर्माण होता है, उसी के अनुरूप आपकी कुंडली होती है। और वह कुंडली में रहने वाले प्लैनेट्स, ग्रह आदि, वो इंडिकेटर्स होते हैं, संकेतक होते हैं। वो इंडिकेट करते हैं कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी घटित हो सकती है। वो एक दिशा बताते हैं, इस दिशा में आपका जीवन आगे बढ़ेगा तो आपको क्या क्या लाभ होगा। वही द्रव्य जो है हमारे शरीर का भी निर्माण करता है, जिसे हम मटेरियल कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये हमारा जो शरीर बना है, औदारिक वर्गणाओं के माध्यम से, उस रॉ मटेरियल के माध्यम से, मांस है, ब्लड आदि, इसका निर्माण इससे होता है।
अब जैसे कर्म किए थे हमने उसके अनुरूप हमें फल मिलेगा, लेकिन वह फल मात्र कर्म कर दिए तो फल पूरा का पूरा मिल जाएगा नहीं, उसके लिए हमें एक क्षेत्र की भी आवश्यकता होती है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर वह फल मिलेगा। आप हिल स्टेशन में रहते हैं, वहाँ टेम्परेचर कम रहेगा। आप डेजर्ट में चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, जहाँ क्लाइमेट अलग ही होता है, वहाँ पर फल अलग प्रकार से प्राप्त होगा। जैसा क्लाइमेट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसके अनुसार फल की प्राप्ति होती है। वह क्षेत्र और कुछ नहीं, आपके रहने का स्थान, आपके कार्य करने का स्थान। आप एयर कंडीशन रूम में रहोगे, बाहर टेम्परेचर 45 डिग्री है, तो भी आपको ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अथवा आपका जो घर है, आपका स्थान है, प्रॉपर वेंटिलेटेड है, रोशनदान है, खिड़कियां हैं, फ्रेश एयर आपको मिल रही है, लाइट्स मिल रही हैं, नेचुरल, उससे फ्रेश ऑक्सीजन आदि मिलती है, वहाँ आपकी बॉडी व्यवस्थित रहेगी। और जहाँ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड रहता है, जो क्षेत्र इस प्रकार का रहता है जहाँ ना एयर सर्कुलेशन होता है ना लाइट है, उस जगह ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी क्रिएट होने लगती है, वातावरण अशुद्ध होने लगता है, क्षेत्र अशुद्ध होने लगता है, वहाँ बैक्टीरिया आदि पैदा होने लगते हैं। जहाँ सनलाइट प्रवेश करती है वह एरिया अपने आप में हाइजीनिक होता ही है, और जहाँ वो ना प्रवेश करे, जहाँ फ्रेश एयर ना मिले, वह एरिया अपने आप में अनहाइजीनिक होता है ना। तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। जो स्लम एरिया में रहते हैं, पास में नाला आदि बहता रहता है, अनहाइजीनिक कंडीशन रहती है उनकी, और आप प्रॉपर ऐसे एरिया में रहते हैं, स्पेसियस है, लाइट है, विंडोज़ हैं, तो आपको रहने में भी अच्छा लगता है। मॉर्निंग में आप सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, गार्डन आदि में जाते हैं, फ्रेश एयर मिलती है, आप बहुत अच्छा फील करते हैं। और अपने ही घर में रहते हैं, वहाँ अनईजी अपने आप ही फील होने लगता है। तो जिस एरिया में आप रहते हैं उसका इफेक्ट तो आपकी हेल्थ पर पड़ता ही नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। उस एरिया का इफेक्ट आपके विचारों पर भी पड़ता है, हम मानसिकता पे भी पड़ता है। फ्रेश एयर मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तो हमारे विचार भी अच्छे होते हैं। अब कर्म हम बांध करके आए हैं, जो द्रव्य हम लेकर के आए हैं, अब एक व्यक्ति बहुत कंजस्टेड एरिया में रह रहा है, वो अनईजी फील करेगा, और एक स्पेसियस एरिया में रहे, वहाँ अच्छा फील करने लगता है वो। तो हमारे कर्मों का फल हमें क्षेत्र के आधार पर भी मिलता है। तीसरा फैक्टर होता है काल का फैक्टर, टाइम का फैक्टर। वो काल भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, हम उसे कैसे लेते हैं, ग्रहण करते हैं। फल तो उसका मिल रहा है, तो वो काल जिसे आप मुहूर्त कहते हो, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। फोर्थ नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हमारे भाव होता है, हमारे भाव होते हैं, वो फैक्टर होता है। अब कोई व्यक्ति अंदर से बहुत मजबूत है, भाव बहुत अच्छे रखता है, जिसका कंट्रोल स्वयं पर है, जिसकी सराउंडिंग भले ही कैसे भी हो लेकिन कंट्रोल अपने आप पर रखता है, तो एडवर्स सिचुएशन में भी बहुत अच्छे से रह सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत पावरफुल होना चाहिए व्यक्ति को। और जो एवरेज मानसिकता को रखने वाला व्यक्ति है और उसकी सराउंडिंग, उसका क्षेत्र, उसका एरिया अच्छा नहीं है, उसका टाइम अच्छा नहीं है, उसका शरीर, उसका द्रव्य स्वयं का अच्छा नहीं है, तो ये तीनों फैक्टर उसके लिए सपोर्टिंग रोल अदा नहीं करेंगे। क्योंकि वो एवरेज मानसिकता को लिए हुए है, तो उसमें वो घबराने लगेगा, डरने लगेगा, वो ज़्यादा नेगेटिविटी से भरता चला जाएगा। वो हमेशा शिकायत करेगा, देखो मुझे कैसा शरीर मिला है। वो हमेशा कोसेगा, कैसी परिस्थिति है मेरी, घर भी मिला है तो कैसा मिला है,
छोटा सा घर है, किराए का घर है, जहाँ एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाइट नहीं आती, तो उसके भाव जैसे होते हैं उसके अनुरूप उसका रिएक्शन होता है। तो कर्म का फल हमें द्रव्य के अनुसार, क्षेत्र, काल और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे भाव के अनुसार हमें मिलता है। अब जैसा कर्म हम लिख करके आए हैं, प्रश्न ये उठता है, वो हमें इंडिकेशन चाहे ग्रहों से मिल रहा है, चाहे कुंडली से मिल रहा है, चाहे घर से, क्षेत्र से मिल रहा है, वो इंडिकेशन देने वाले हैं। अब क्या हमें वैसा ही भोगना पड़ेगा कि कुछ हमारे हाथ में है जिससे हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। आपके घर में एक ओवरहेड टैंक होता है, टेरेस में ओवरहेड टैंक होता है, उसका एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। इनलेट से पानी आता है, स्टोर हो गया, सपोज 5000 लीटर का ओवरहेड टैंक आपके घर में है। अब मेन आउटलेट एक होता है उसका, ठीक है, फिर उसके सब आउटलेट्स और भी बहुत सारे होते हैं जो फिटिंग्स करते हैं, पाइप फिटिंग्स करते हैं। जो मेन आउटलेट होता है उसका डायमीटर ज़्यादा होगा, और जो सब आउटलेट्स होते हैं, जो छोटे छोटे पाइप्स कनेक्शन जो निकलते हैं, एक कनेक्शन किचन में जाता है, एक जाता है आपके बाथरूम में, शॉवर में, कितने सारे कनेक्शंस आप अपनी सुविधाओं के अनुसार, अपने नेसेसिटीज़ के अनुसार उसके आउटलेट डिफरेंट बना लेते हैं। अब उस ओवरहेड टैंक में पानी भर चुका है, ठीक है, उसमें पानी आपने स्टोर कर लिया है। अब उस पानी में क्या क्या है समझने की कोशिश करना। जो ओवरहेड टैंक में पानी स्टोर हो गया है वो ठीक वैसे ही है जैसे हमारा कर्म है, हमारा द्रव्य है जो हम बांध करके लेकर के आए हैं। जो ओवरहेड टैंक है वो हमारी सत्ता है, वो हो चुका है। अब वो टैंक में जो वाटर है वो प्योर है, इम्प्योर है, उसमें क्या क्या हो सकता है? उस पानी में मिट्टियाँ हो सकती हैं, कंकड़ हो सकते हैं। आप उस पानी की टेस्टिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या इम्प्यूरिटीज मिली हैं वो हमें समझने की कोशिश करना है। कुछ इम्प्यूरिटीज को आप उस ओवर टैंक का जो कंटेनर का जो ढक्कन होता है उससे खोल करके देख सकते हैं, ऊपर जा करके क्या क्या इम्प्यूरिटीज हैं। मिट्टी, कंकड़, तिनके, कचरा दिखेगा आपको, यानी आप अपनी आंखों से चेक कर सकते हो, कुछ कुछ नजर आ रहा है। और क्या आपके पास मीडियम है चेक करने का? पानी ठीक है कि नहीं बता सकते हो? हाँ? उस पानी को चेक करना है जो ओवरहेड टैंक में भरा हुआ है, कौन कौन से मीडियम्स हैं, कि उसमें कितनी इम्प्यूरिटीज हैं, कितना वो प्योर है, कितना वो हेल्दी है, कितना हाइजीनिक है और कितना अनहाइजीनिक है। आप कैसे चेक करते हैं? क्यों आशीष बता सकते हो? क्या क्या टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं उस वाटर टेस्टिंग के लिए? इस कंसेप्ट को समझ लोगे तो बहुत अच्छे से आपको ये कुंडली भी समझ में आ जाएंगी, वास्तु भी समझ में आ जाएगा, आपका मुहूर्त भी समझ में आ जाएगा, आपका शरीर भी समझ में आ जाएगा, आपका भाग्य भी समझ में आएगा, और आपका पुरुषार्थ कितना आपके हाथ में यह भी समझ में आ जाएगा। हाँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पहले तो रस, गंध, वर्ण, इससे पता चलेगा कि पानी कैसा है। इनिशियली सबसे पहले आप क्या देखते हैं? अपनी आंखों से टेस्ट करते हैं, कलर कैसा है, ठीक है कि नहीं? जी। और उसमें क्या क्या इम्प्यूरिटीज़ हैं, कचरा मिला है, मिट्टी मिली, कंकड़ मिलेंगे, और क्या क्या मिला है वो नजर आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड के आपके पास ऑप्शन स्मेल करने का, ऑर्डर्स की, उसकी गंध कैसी आ रही है। हाँ, यदि कॉन्टामिनेटेड वाटर है तो उसकी स्मेल अलग ही प्रकार की आएगी, दुर्गंध सी आएगी इसमें। और क्या माने? उसको टेस्ट करके देखेंगे। हाँ, उसका टेस्ट भी आप ले सकते हैं। वो टेस्ट में क्या आ रहा है, न्यूट्रल
pH वैल्यू 7 वैल्यू है उसकी, एसिडिक नेचर है, अल्कलाइन नेचर है, बहुत ज़्यादा खारा है, अथवा मिनरल्स उसमें मिले हुए हैं। होता ना पानी का टेस्ट, अलग अलग जो सोर्स से पानी मिलता है, बोरिंग का होता है, कुएं का होता है, तो उसका टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है। कई जगह पानी जो होता है बहुत हैवी होता है, हाँ, डाइजेशन के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों डाइजेशन के लिए डिफिकल्ट होता है? उसमें हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मेटल्स होते हैं। तो उसकी टेस्टिंग का तरीका क्या है? लैब में जाके लैब टेस्ट कराओगे तो उसमें क्या क्या मिनरल्स हैं, हैवी मेटल्स है, लेड है, क्या है, नहीं है। हाँ, और क्या तरीका है आप पानी को चेक करने के? फिर उसमें लैब टेस्ट में भी मेटल्स के अलावा फिर बैक्टीरियाज और वो सभी टेस्ट करते हैं। अच्छा, तो आपने आंखों से एक टेस्टिंग कर ली, एक स्मेल लेके, ऑर्डर लेके टेस्टिंग कर ली, दूसरा तीसरा और भी कुछ है? कंटेमिनेशन देखते हैं। उसका टेस्ट, टंग से एक टेस्ट कर लिया, कंटामिनेशन देख लिया। चौथा तरीका है लैब टेस्ट आपने करा लिया। और भी कोई तरीका? गंध, कलर भी तो हो गया, वर्ण। हाँ, कलर आ गया, उसकी स्मेल, गंध आ गई, हाँ, और उसके अलावा पी के देखेंगे, पता चलेगा टेस्ट कैसा। आ गया उसका। यही तरीके हैं। पर पानी एक ही है, लेकिन उसमें क्या इम्प्योरिटीज है, कैसा है, उसकी टेस्टिंग के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। अब ओवरहेड टैंक में पानी भर चुका है, ऐसे ही हम सबके साथ होता है। जो कर्म हम बांध करके आए हैं, वो कर्म किस प्रकार के हैं, उसको टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है आपकी कुंडली वाला तरीका, दूसरा तरीका है उसका रिफ्लेक्शन जो मिलता है आपकी बॉडी पर। आप अपनी बॉडी, किसी की बॉडी को देख करके जज कर सकते हो। एक सामुद्रिक विज्ञान होता है ना, जिसे आप कहते हैं फेस रीडिंग। उसके फेस को, उसके ललाट को देखकर, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को देख करके, उसमें रहने वाले तिल, मसा आदि जो भी साइन है, उसे देख करके आप जज कर सकते हो कि ये व्यक्ति किस नेचर का है, इसका स्वभाव कैसा है। होता है कि नहीं? फेस रीडिंग देख करके जब आप हाथ दिखाते हो, पामिस्ट्री, हस्तरेखा विद्या होते, आपके हथेली में रहने वाली कुछ लाइंस हैं, हार्ट लाइन है, लक लाइन है, लाइफ लाइन है, होती। ये भी एक तरीका है। ये सब इंडिकेट कर रही हैं कि इसकी लाइफ कैसी रहेगी। अथवा फेस का जो रीडिंग है, उसके माध्यम से व्यक्ति को कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं। अथवा बॉडी स्ट्रक्चर, उसका भी पूरा एक विज्ञान है। कान कितने बड़े हैं, नोज कैसी है, ललाट कैसा है, आईज कैसी हैं, इवन टीथ कैसे हैं, लिप्स कैसे हैं, शोल्डर्स कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर समचतुर संस्थान है कि अलग ही प्रकार का है। उससे भी हम जज कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? जी महाराज जी, बहुत सारे साइन हैं जो लोग देखते हैं, जैसे कि हाथ है वो घुटने तक जा रहा है, या फिर अच्छा, हाँ, हाथ की लंबाई कितनी है, हाँ, अजान बाहु जो होते हैं। अजान बाहु। अच्छा, फेस में किस पोर्शन में तिल है, किस पोर्शन में मसा है, उससे भी कुछ इंडिकेशन मिलता है। सुना है महाराज जी। हाँ, ये भी एक कला होती है जानने की। तो देखो, चाहे वो कला आपकी कुंडली की हो, चाहे आपकी हस्तरेखा की हो, चाहे आपकी फेस रीडिंग की हो, चाहे आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर की हो, और भी कुछ है। हाँ, और भी इंटरनल टेस्ट, जैसे आपने पानी के लिए कहा था लैब टेस्ट, है ना। आपका ब्लड ग्रुप कैसा है, आपका स्टेमिना कैसा है ना। जितने इससे कंटेंट्स आपको पता चल सकते हैं, मेडिकल रिसर्च के आधार में आप चेक करवा सकते हो ब्लड टेस्टिंग करा के, किस प्रकार का वो अंदर का पूरा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये सब कहाँ लेकर के जा रहे हैं हमें? ये बता रहे हैं कि मतलब हमें पानी पीने योग्य है कि नहीं है एट द एंड। हाँ, अब कुछ ओवरहेड टैंक का जो पानी होता है बड़ा क्रिस्टल क्लियर होता है उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं रहता है, उसका कलर भी बड़ा अच्छा दिखता है, उसमें कोई और गंध भी नहीं आती है, और कचरा आदि भी नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ पानी ऐसे होते हैं जिसे आप पी ही नहीं सकते। तो जो पानी आपके ओवरहेड टैंक में आ चुका है वो आपका भाग्य है, व्यक्ति का भाग्य है। जो हमने पूर्व में किया, जो भाग्य का रूप ले लेता है, वो कर्म हमारे साथ बन करके आ जाता है। अब वो कर्म किस प्रकार का है उसको चेक करने के बहुत सारे टूल्स हैं,
एक वो कुंडली भी है, एक हस्तरेखा भी है, एक फेस रीडिंग भी है, और एक आप जहाँ रहते हो आपका स्थान, वो क्षेत्र, वो घर भी है। देखना सब इंटर रिलेटेड है। जिसका भाग्य जिस प्रकार का होगा, जिसकी बॉडी जिस प्रकार की होगी, जिसकी कुंडली जिस प्रकार की होगी, उसके रहने का स्थान भी उस प्रकार का ऑटोमेटिकली होते चले जाता है। बिल्कुल सब इंटर रिलेटेड है। अब देखना, यदि आपका पास जो पानी आपको मिला है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस पानी को एज इट इज यूज कर लो कि उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हो। लिमिट तक, एक लिमिट तक चेंज ला सकते हैं, ठीक है। अब पानी को टोटली चेंज नहीं कर सकते। क्या चेंज कर सकते हैं? यदि इसका कचरा है जो दिख रहा है, विजिबल है, उसे हमें अलग करना है तो क्या करना होगा? प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करना होगा? अब पहले तो एक फिल्टर लगा लिया हमने, ठीक है। उस फिल्टर के माध्यम से क्या हुआ? जो कचरा निकल सकता था वो निकल गया, लेकिन जो दिखलाई देने वाला विजिबल है, जो मोटा है, वो निकल जाएगा। लेकिन उसकी अब स्मेल जो नहीं है जा रही है, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें रहने वाले मिनरल्स हैं, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बॉईल करना पड़ेगा। हाँ, एक बॉईल, एक दूसरा मीडियम है। आपने बॉईल कर लिया, लेकिन बॉईल करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, केमिकल्स हैं जो नहीं निकल पाते। निकल जाते? नहीं निकलते हैं। फिर कौन सा आपके पास टूल है उसको प्योर बनाना है? तो बॉईल करके एवोपरेट करके उसको हाँ, डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन हाँ, डिस्टिलेशन करके मिल सकता है। अथवा आप एक फिल्टर आप क्लोथ का यूज कर सकते हैं, और दूसरा फिल्टर यूज करते हैं, चारकोल सिलेंडर होता है कि नहीं? इसे आप कहते हैं आरओ। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो आप फिल्टर करते हैं वाटर को, वही करते हैं कि नहीं? जी महाराज। उस चारकोल सिलेंडर के थ्रू जब वो वाटर पास होता है तो वो चारकोल जो उसके भीतर होता है, उसके कुछ मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेता है, कर लेता है। जी महाराज। जो प्योर वाटर आप मंगाते हैं, उससे क्या हो जाता है? जो उसकी इंटरनल इम्प्यूरिटीज जो दिखलाई नहीं दे रही हैं, वह इम्प्यूरिटीज सर्टेन एक्सटेंट तक निकल जाती हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आपके हाथ में है कुछ? अब पानी को आप बदल नहीं सकते। पानी यूज आपको वही करना है, लेकिन किस प्रकार से यूज करना है ये हमारे यहाँ। ये आप पर। अब ठीक है, अब आपके ओवरहेड टैंक का आउटलेट है, अब उस आउटलेट को आप बदल नहीं सकते। जो साइज है फिक्स है, वो 2 इंच डायमीटर मेन आउटलेट है। सब आउटलेट्स 1 इंच के हैं और उससे भी छोटे हो सकते हैं सब आउटलेट्स। और क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? जो पाइपलाइन है उसमें कचरा भी जमा हो सकता है। जो मेन पाइपलाइन है वो 2 इंच की है, लेकिन कुछ समय के बाद पानी उसी सेम फोर्स से नहीं आता है। आता है पानी? नहीं महाराज जी। नहीं आता। क्यों नहीं आता सेम फोर्स से? डिपॉजिट्स हो जाते हैं। हाँ, इंटरनल कुछ डिपॉजिट हो जाते हैं। वो डिपॉजिट फॉर्मेशन के कारण जो डायमीटर उस पाइपलाइन का था वो 2 इंच का नहीं रह करके अब हो सकता है बहुत जब मोटी लेयर यदि बन जाए, कुछ ब्लॉकेज उसमें आ जाए, और ब्लॉकेज एक ही नहीं, बहुत सारे ब्लॉकेज हो सकते हैं, होते हैं कि नहीं? जब आप बाईपास सर्जरी कराते हैं तो स्टंट डलते हैं आपकी नसों, क्या होता है? क्या होता है? इसको हार्ट अटैक आ जाता है। बेसिकली क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लॉकेज के रूप में जमा हो जाता है, यही होता है ना। तो उन ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए क्या किया जाता है मेडिकल साइंस में? स्टेंट निकाला स्टंट डाला bypass जाता किया है। जाता है। अच्छा, एक तो है स्टंट डाल दो तो ब्लॉकेज जो है बहुत ज़्यादा था वो खुल गया, नहीं वो एक पैसेज क्रिएट कर देता है उस ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, ये होता है ना। अब ब्लॉकेड 100% है और पॉसिबल ही नहीं स्टंट डालना, देन बाईपास सर्जरी आप कराते हैं। अब आपकी पाइपलाइन इस प्रकार की है कि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट हो गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? उन ब्लॉकेज को क्लियर कर सकते हैं। जो ब्लॉकेज इंटरनली क्रिएट हो गए हैं जिससे आपका पानी आना था उतना नहीं आ रहा है, तो कुछ एक्सटर्नल टूल्स के माध्यम से, कुछ ऐसे उपायों के माध्यम से उस ब्लॉकेज को क्लियर कर देते हो तो पानी व्यवस्थित आने लगता है। लेकिन आप वह नहीं कर सकते, अपना पानी पूरा नहीं बदल सकते, समझना।
उसका जो पाइपलाइन का डायमीटर 2 इंच है तो वो एज इट इज रहेगा। बस आपके हाथ में क्या है, जो आपकी असावधानी के कारण उसमें ब्लॉकेज आ गए थे, अथवा पानी इतना कंटामिनेटेड था कि समय के अनुसार उसमें ब्लॉकेज बनते ही रहते हैं, कचरा आते ही रहता है। जैसे अपनी नसों में, वेन्स में कोलेस्ट्रॉल अथवा कैल्शियम डिपॉजिट होते ही रहता है, तो उसके कारण हमें डिजीज हो जाती है ना। पर जो बॉडी आपको मिली है, उस बॉडी को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जो ब्लॉकेज क्रिएट हो गए हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आपका भाग्य भी बिल्कुल ऐसा ही है, समझना। जो कर्म हम मान करके आए हैं, उन कर्म को हम बदल नहीं पाएंगे, लेकिन उस कर्म में जो हमारी असावधानी के कारण कुछ इस प्रकार का इंटरनल डिपॉजिट्स हो जाता है, अथवा कुछ फिल्टर का यूज करके कपड़े आदि छन्ने के रूप में जिसे आप कहते हैं, अथवा कुछ ऐसे फिल्टर का यूज करके जो उस पानी के भीतर उस इम्प्यूरिटीज को निकालते हैं, तो कुछ ऐसे प्रयोग हम कर सकते हैं कि जो पानी कंटामिनेटेड हो गया था, अथवा जो कर्म हमारा बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड था अशुभ के माध्यम से, पाप के माध्यम से, सर्टेन एक्सटेंट तक उस इम्प्यूरिटीज को हम निकाल सकते हैं। और वो इम्प्यूरिटीज का इंडिकेशन जो मिलता है हमें, जैसे पानी को चेक करने के 4-5 माध्यम थे, आंख से, स्मेल से, टेस्ट से, लैब टेस्ट से, तो उनका इंडिकेशन मिलता है व्यक्ति को उसकी कुंडली से, उसकी हस्तरेखाओं से, कि फेस रीडिंग से, उसके काल से, समय से। अब ये सिर्फ इंडिकेटर है और कुछ नहीं है। आप जब लैब टेस्ट कराते हो वो सिर्फ डायग्नोज है और कुछ नहीं है, वो आपकी बीमारी को दूर नहीं करता। उससे ये पता चल जाता है कि ब्लड में ये प्रॉब्लम है, बॉडी में ये प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, शुगर कितनी है, क्या क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, लीवर में क्या है, लंग्स में क्या है, इंटेस्टाइन में क्या है, किडनी में क्या है, यूटीआई है कि नहीं है, न जाने कितने प्रकार के टेस्टेस होते हैं और न जाने कितनी रिपोर्ट्स आती हैं। उसके अनुसार सिर्फ यह आपको जजमेंट मिलता है कि प्रॉब्लम किस पार्ट में है बॉडी के, ऐसे है ना। हाँ महाराज। अब उसे ठीक करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाकर के मेडिसिन लेते हो, तो मेडिसिन लेने से क्या हो गया, आपकी बॉडी तो बदलेगी, बोन्स बदल जाएंगी, पता ना। नहीं, बोन्स बदलना आपके हाथ में नहीं है, बॉडी बदलना आपके हाथ में नहीं है, स्किन बदलना आपके हाथ में नहीं। हाँ, उसमें जो भी कुछ गड़बड़ हो गया है, शॉर्टकमिंग्स हैं, बस थोड़ा सा हम उसे रेक्टिफाई कर सकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कर सकते नहीं। हाँ, तो वो हमारे हाथ में है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे हाथ में नहीं है। बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा एमडी नहीं डीएम वाला डॉक्टर भी क्यों ना हो, यूएस में भी रह करके प्रैक्टिस करने वाला भी क्यों ना हो, अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस जिसकी चलती हो, वह डॉक्टर भी स्वयं अपनी बॉडी को बदल नहीं सकता। बदल सकता नहीं, बदल सकता। हाँ, उसमें जो खराबी आ रही है मेडिसिन के माध्यम से, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के माध्यम से उसे थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो जो भाग्य हमारा है, भाग्य इन द सेंस जो कर्म हम करके आए हैं, वो कर्म तो ओवरहेड टैंक की भांति भरा हुआ है। टेस्ट के माध्यम से हमने चेक कर लिया कि ये प्रॉब्लम पानी में है। टेस्ट के माध्यम से हमें पता चल गया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अब इसमें हमें कुछ करना है, परिवर्तन लाना है, तो इसके लिए भी हमें एक डॉक्टर की तलाश करना होगा। बिल्कुल तलाश करना होगा। डॉक्टर भी सिर्फ इतना ही कर पाएगा जितना उसके हाथ में, वो कहलाता है हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? हमारे हाथ में कितना है और हमारे हाथ में कितना नहीं है। जो एज हम लेकर के आए हैं उसे हम नहीं बदल सकते। हाँ, लेकिन जो पहले हम मर रहे थे, अपनी पूरी एज हम जी सकते हैं विवेक के द्वारा, सावधानी के द्वारा। ओवरहेड टैंक में पानी भरा था, उसे नहीं बदल सकते हैं, लेकिन पानी किस प्रकार से लेना, जो इंटरनल डिपॉजिट निकाल करके हम पानी पूरा ले सकते हैं, फिल्टर लगा करके पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में।
अब एक इंडिकेशन जो हमारे कर्मों का है वो वास्तु से भी मिलता है, समझना। थोड़ा सा उस टॉपिक को लेना था आज, इस कारण हम कह रहे थे। अब जो कर्म हम लिख कर क्या है, हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स है, 5 तत्व हैं। जिन ग्रहों के बारे में अपन ने चर्चा की थी, हर ग्रह का भी अपना एक एक तत्व होता है। मंगल ग्रह व सूर्य ग्रह जिनका फायर एलिमेंट होता है, चंद्रमा ग्रह जिनका वाटर एलिमेंट होता है, बुध ग्रह जिनका एयर एलिमेंट होता है, गुरु ग्रह पृथ्वी एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, शुक्र उसका भी लगभग वही वाटर एलिमेंट, शनि ग्रह आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट। ठीक है। अब हमारा कर्म ये दिखा रहा है कि कौन सा एलिमेंट कम है, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है। अब समझना, अब किसी की बॉडी में दिखा रहा है पित्त की कमी है, अथवा पित्त की डेफिशिएंसी है, अथवा पित्त का इम्बैलेंस है इन फायर एलिमेंट, जठराग्नि, देखना वहाँ इम्बैलेंस है। तो आप जिस घर में रहते हैं ना, जहाँ वो अग्नि का काम होता है, साउथ ईस्ट कॉर्नर, वहाँ भी इम्बैलेंस आपको मिल जाएगा। कर्म बिल्कुल देखना कैसा खेल खिलाएगा। आपकी बॉडी में यहाँ डेफिशिएंसी है, आपके घर में वहाँ इम्बैलेंस मिलेगा आपको। वाटर एलिमेंट में इम्बैलेंस है आपके, समझना, जल तत्व, हमारा फेस, सोचने की शक्ति में कमी रहेगी। आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अवश्य मिलेगा आपको। पूरी रिलेटेड है। आपका जो वास्तु होता है वो ह्यूमन बॉडी से, कर्म से पूरा रिलेशनशिप रखता है। एक वास्तु पुरुष होता है, नॉर्थ ईस्ट में उसका फेस है, साउथ वेस्ट में उसके पैर आते हैं। नाभि हमारी सेंटर, आपके घर का सेंटर आपकी नाभि बन जाएगी। दोनों हाथ, लेफ्ट और राइट, साउथ वेस्ट कॉर्नर। और वैसे हम वास्तु पढ़ाने नहीं बैठे हैं, साउथ ईस्ट कॉर्नर आपका राइट हैंड बन जाएगा। आप देखना, मैच करके देख लेना। रिलेशनशिप प्रॉब्लम, साउथ वेस्ट में आपको प्रॉब्लम मिलेगा आपके घर में। पैसा बहुत अर्न करते हो, सेविंग नहीं होती है, आपके इस पोर्शन में प्रॉब्लम रहेगा, आपके घर में के वेस्ट में प्रॉब्लम रहेगा। अग्नि क्या काम करती है? भोजन को पचाती है। अग्नि क्या काम करती है? कैश फ्लो को लाती है। साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम। अब आप अपने घर को ही ठीक करने में लगे हैं। आप ज्योतिषाचार के चक्कर लगा रहे हैं, तो वो आपको कौन से उपाय सजेस्ट करते हैं? वो एक स्टोन को सजेस्ट कर देता होगा। एक वास्तुशास्त्री आता है, वो आपके घर को इधर तोड़फोड़ करके इधर की लेट बात इधर से उधर कर देता है, इधर से उधर कर देता है। इन द सेंस क्या होता है, जहां आपके घर में प्रॉब्लम है, यानी वहां एनर्जी फ्लो का प्रॉब्लम है, वहां नेगेटिविटी आ गई है। नेगेटिविटी कैसे जनरेट होती है? जब बहुत ज्यादा कचरा डिपॉजिट हो जाएगा, वहां पर अनयूज मटेरियल यूज रखा रहेगा, जहां डिस्पोज करते हैं आप अपने शरीर का वेस्ट, वहां से नेगेटिविटी क्रिएट होती है। यानी जिस स्थान में, जिस क्षेत्र में फ्रेश एयर रहना चाहिए, यदि वहां पर नेगेटिविटी क्रिएट होने लगी आपके डिस्पोज के माध्यम से, तो वो आपके व्यवहार को भी प्रभावित करेगी। वहां से नेगेटिविटी मिलने लगेगी, नेगेटिव एनर्जी का फॉर्मेशन होता रहेगा। तो वास्तु और कुछ नहीं है, एक एनर्जी फ्लो का सिस्टम है। इस बात को समझना, बड़ा साइंटिफिक है। वास्तु, मुहूर्त, सब कुछ, कुंडली, फेस रीडिंग, फेस स्ट्रक्चर, बॉडी के चिन्ह और हमारे कर्म, ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड। ये कर्म वो उस ओवरहेड टैंक की भांति है जो भरा हुआ है, जो हम बांध करके लेकर के आए हैं। अब आपको आपकी बॉडी को ठीक करना है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिसिन लेते हो, ठीक है। अब आपके घर के एनर्जी फ्लो को ठीक करना, तो उसके डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सिविल इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा। वो बताएगा कि घर में फ्रेश एयर कहाँ से आएगी, फ्रेश एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जहाँ आपके घर में फ्रेश लाइट आएगी, विंडोज होगी, सनलाइट आएगी। इस कारण कहा जाता है घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन होना चाहिए। सबसे ज़्यादा सन उस टाइम पर वहीं आता है।
वो सनरेज जहां आएंगी उस समय जो भोजन बनेगा वो हाइजीनिक रहेगा, और बिना उसके जो भोजन बनेगा विदाउट सनलाइट के, विदाउट अल्ट्रावायलेट रेस के, बैक्टीरिया बहुत जल्दी पैदा होने लगेंगे। वो बैक्टीरिया पैदा होंगे तो आपके भोजन आपको व्यवस्थित पोषक तत्व देने वाला था नहीं दे पाएगा, बल्कि बीमारी और पैदा करेगा। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? हाँ, कोई डाउट तो नहीं है? अभी इसे धर्म से रिलेट बिल्कुल नहीं रख करना। जैसे आप बीमार पड़ते हो तो उसमें क्या सम्यक मिथ्यात्व का दोष लगता है? डॉक्टर के पास जाते हो, क्यों सीरियस जी बताना? हाँ, आपसे पूछ रहे हैं। देखो, लॉजिकली समझने की कोशिश करना। कौन बेवकूफ बना रहा है ये अलग चीज है, कौन पंडित आपको चीट कर रहा है ये अलग चीज है, कौन वास्तुशास्त्री आपको चीट कर रहा है, कौन सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट आपको चीट करता है ये अलग चीज है, क्योंकि वो अतकचरा ज्ञान रखते हैं, उन्हें पूरा सही नहीं है। आपके घर में भी जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां भी 5 एलिमेंट्स होते हैं। उन 5 एलिमेंट्स का मूवमेंट ही है। वहां पे भी अर्थ एलिमेंट रहेगा, वहां पे भी फायर एलिमेंट रहेगा, वहां पे भी एयर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, 4 और वाटर एलिमेंट्स। हमारी बॉडी में भी 5 एलिमेंट्स हैं, 5 तत्व हैं। हमारे बॉडी का अपर पोर्शन ये फेस क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ ईस्ट। आपका चंद्रमा वीक है, मतलब आपकी सोचने की शक्ति कम है, आपकी संवेदनशीलता कम है, आपकी भावुकता कम है, आपकी रिलेशनशिप विद योर मदर अच्छी नहीं रहेगी। तो चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कौन सा डॉक्टर है? वो देगा आपको मोती पहनने के लिए। लेकिन एक और भी बहुत अच्छा तरीका है जो हमारे कर्मों को इस फिल्टर के माध्यम से थोड़ा सा रेक्टिफाई कर सकता है। हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। महाराज जी, कर्मों के माध्यम से तो अच्छी भावनाएं ला करके, नहीं, ये सब समझ में आ रहा है? हाँ महाराज। कुंडली, वास्तु, ग्रह, स्टोन, शरीर, अब इसकी रेमेडीज क्या है? हाँ जी महाराज जी, वास्तु वाला इंटरेस्टिंग है महाराज जी, तो सोचा नहीं कभी। क्योंकि हमें कर्मों का फल सिर्फ हमारे कर्मों पर नहीं डिपेंड करता है। आगम कहता है, शास्त्र कहते हैं, किसी भी एक्टिविटी को हम कर रहे हैं तो उसका फल हमें भोगने के लिए हमें 4 फैक्टर चाहिए: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। बिल्कुल, जब सभी सही प्रपोर्शन में होंगे वही कर्म आपको एक अच्छे क्षेत्र में बहुत अच्छा अनुभव देगा, और वही कर्म एक बुरे क्षेत्र में आपको अच्छा अनुभव नहीं देगा। आप ऐसे घर में रहें तो अच्छा अनुभव आपको मिलेगा नहीं, एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं हो पाएगा। तो महाराज जी, में एक प्रश्न है, जैसे एक घर है उसमें 5 सदस्य रहते हैं, हाँ। तो सबको एक ही वास्तु मिला हुआ है। हाँ, राइट। तो क्या उनकी कुंडली में भी कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं क्या फिर? क्योंकि टू सर्टेन एक्शन हो सकती है, भले ही एक ही वास्तु मिला, अब उसका भाव कैसा है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल हो सकता है सबका एक जैसा भी हो, लेकिन उसे हम टैकल कैसे कर रहे हैं, किस भाव से उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, किस भाव से हम उसे डिनाई कर देते हैं, ये हमारे वर्तमान पुरुषार्थ पर आधारित है। एक ही क्षेत्र सबको मिला है, लेकिन हो सकता है उसकी बॉडी डिफरेंट हो। अब वो इंडिकेशन ये दे रहा है कि सर्टेन एक्सटेंट तक इस प्रकार से होगा, लेकिन उसे वो किस ढंग से देखता है, समझता है, कैसे ग्रहण करता है, कैसे रिस्पॉन्स करता है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। टीचर एक ही होता है, स्टूडेंट्स 50 होते हैं क्लास में। टीचर एक ही बात सबको बताता है, लेकिन सबका ग्रास्पिंग अलग अलग प्रकार का होता है। हो सकता है ग्रास्पिंग पावर सबका बहुत अच्छा हो, ग्रास्पिंग पावर अच्छा होते हुए भी यदि वो अटेंटिव नहीं है, जो स्टूडेंट उस समय कहीं और उसका उपयोग लगा है, ध्यान कहीं और लगा है, इधर उधर मस्ती कर रहा है, उधम कर रहा है। ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है, टीचर भी बहुत अच्छे से समझा रहा है, फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाता वो। ये भी बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है। तो वास्तु क्या होता है? बेसिकली एनर्जी फ्लो सिस्टम। जहां एलिमेंट्स का डिसबैलेंस हो जाएगा, वहां जहां पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए वो नेगेटिव हो जाएगी, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है।
तो इसमें महाराज जी जैसे कोई व्यक्ति नया घर बनाता है तो बोलते हैं कि भैया वास्तु विशेषज्ञ को दिखा करके बनाओ, तो वो उचित है कि मतलब कितने कितने अंश तक वो उचित है या अनुचित है ऐसा करना? जीवन में डाइटिशियन का रोल होता है कि नहीं होता? होता है महाराज जी। आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल उनको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन सी ऋतु में कौन सा भोजन करना चाहिए? हाँ? करना चाहिए। नहीं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, लेकिन आप विपरीत आहार ले लोगे, आप घी खा रहे हो उसके साथ खूब सारा नींबू मिला करके ले लोगे तो जहर का काम कर जाएगा। आप दूध पी रहे हो उसके साथ अनार का जूस पी लोगे कॉकटेल बना करके, क्या करोगे? आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, एक साथ ही भी ले रहे हो सब, क्या होगा? इसका इफेक्ट क्या पैदा होगा? इफेक्ट कुछ पैदा हुआ कि नहीं? नुकसान देगा। क्यों नुकसान दे रहा है? क्यों नुकसान दे रहा है? आप ही का तो पेट है, जो चाहो भर दो, जो चाहो खिला लो। जिस टाइम पे जो खाना चाहिए उसी के अनुसार वो हैगा। तो आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से, वैद्य से कंसल्ट करते हो, कौन सी ऋतु में, कौन से सीजन में क्या हमें लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, है? समर सीजन में क्या लेना चाहिए और विंटर सीजन में क्या लेना चाहिए, आपका पूरा भोजन बदल जाता है। समर गर्मी का भोजन अलग रहता है, आप दही लेने लगते हो, मट्ठा लेने लगते हो, शुगर के जूस लेने लगते हो। जैसी विंटर ठंडी का मौसम आता है, आपका भोजन जो पूरा बदल जाता है कि नहीं? आप गुड़ के लड्डू लेने लगते हो, ड्राई फ्रूट्स लेने लगते हो, वहाँ जठराग्नि तीव्र रहती है। यानी क्लाइमेट चेंज होते ही हमारी बॉडी की जठराग्नि भी बदल जाती है। जठराग्नि बदलती है तो उस समय जब जठराग्नि बहुत तीव्र है, आप जो भी खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और जब रेनी सीजन, बारिश का चतुर्मास का सीजन रहता है, क्लाइमेट अलग प्रकार का रहता है, वहाँ जठराग्नि भी मंद पड़ जाती है। उस समय वैद्य सजेस्ट करते हैं कि नहीं, ये सबसे अच्छा टाइम पीरियड होता है व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। चातुर्मास के समय में, बारिश के समय यदि वो जितना उपवास करेगा उसकी बॉडी इतनी फिट रहेगी। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने लगता है। तो उस समय कहा जाता है लाइट भोजन लेना चाहिए, हैवी नहीं लेना चाहिए, गरिष्ठ नहीं लेना चाहिए। हाँ, ठंड के समय में जठराग्नि तीव्र रहती है, उस समय कहा जाता है गरिष्ठ आहार लीजिए, आप वो पचाएगी, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे ही आप जिस स्थान में रहते हो, जिस क्षेत्र में रहते हो, क्या नहीं लगता आपको कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से कंसल्ट करें जो हमें ये प्रॉपरली गाइड कर सके कि कहाँ से नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, कहाँ किस क्षेत्र में पॉजिटिव एनर्जी उस कार्य के लिए पर्टिकुलर जनरेट होती है। वो आपको भोजन बनाना है जहाँ लाइट ही नहीं आ रही है, सनलाइट ही नहीं आ रही, प्रकाश ही नहीं आ रहा है। तो मेडिकल साइंस स्वयं कहता है सनसेट के बाद बैक्टीरिया बहुत पैदा होने लगते हैं, शाम के समय, रात के समय। और जहाँ वो आएगी तो वो वातावरण प्रासुक रहेगा, शुद्ध रहेगा, हाइजीनिक रहेगा। प्रासुक इन द सेंस हाइजीन, जिस हाइजीनिक की अपन बात करते हैं, हाइजीनिक कंडीशन की बात करते हैं, वो क्या है? जैन धर्म के अनुसार वही तो प्रासुक चीज है, और क्या है? जैन धर्म कहता है बॉइल्ड फूड, बॉइल्ड वेजिटेबल्स लेना चाहिए, बॉइल्ड जो है फ्रूट्स लेना चाहिए, वाटर भी बॉइल करके लेना चाहिए, यानी मेडिकल साइंस से हाइजीन कहता है, और क्या है? जितना बॉइल करोगे उतना हाइजीनिक आपको फूड मिलेगा। तो वो विशेषज्ञ आपको ये बताएगा कि पर्टिकुलर इस क्षेत्र में यह एक्टिविटी करोगे तो बेनिफिशियल रहेगी। बस वास्तु इसका नाम नहीं है, दिशाएं कोई खराब नहीं होती, इस बात को समझना। दक्षिण दिशा भी उतनी अच्छी होती, उत्तर भी दिशा भी अच्छी होती, पश्चिम भी होती है, और पूर्व भी उतनी अच्छी थी, सारी डायरेक्शन अच्छी होती, कोई खराब नहीं होती है। आपकी बॉडी का कोई पार्ट खराब होता है? अच्छा बताओ। हर एक की नेसेसिटी उतनी ही है, जितनी नेसेसिटी आपकी ब्रेन की है उतनी ही हार्ट की है, उतनी ही लीवर की, उतनी ही किडनी की है। अब किडनी कौन सा काम करती है आपकी बॉडी में? फिल्ट्रेशन का काम करती है, वो यूरिन बना करके। अब जहाँ से यूरिन निकल रही वो पार्ट भी खराब है क्या? हमें बताना। जिन पैरों से आप चलते वो पार्ट खराब है क्या? बॉडी का हर पार्ट जो है अपना इंपॉर्टेंस रखता है, कोई पार्ट ऐसा नहीं है कि वेस्ट है। ऐसे ही घर का हर पार्ट इंपॉर्टेंस रखता है, हर डायरेक्शन इंपॉर्टेंस रखती है। जहां आपको ध्यान करना है वहीं आप टॉयलेट कर लोगे तो क्या होगा? फल दे रहे हैं। वह एरिया जो नॉर्थ ईस्ट माना जाता है वो हमारे बॉडी का
टॉप मोस्ट पार्ट माना जाता है। यानी फीलिंग्स अच्छी पैदा करने के लिए उस स्थान में वहाँ की एनर्जी उस क्षेत्र की अच्छी रहती है। वहाँ बैठोगे तो आपका ध्यान अच्छा लगेगा, मन अच्छा लगेगा, सामायिक स्वाध्याय अच्छी होगी। और वहीं जाकर कोई व्यक्ति टॉयलेट करेगा तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होने लगेगी। वो नेगेटिव एनर्जी आप जो चाहते हो वो आपको प्राप्त करना नहीं देगी। तो वास्तु सिर्फ ये बता रहा है कि कहाँ नेगेटिव एनर्जी बनती है, उससे हमें कहाँ बचाना है। हाँ, क्या डाउट है? बोले, अब बोलो सीरियसली। तो महाराज जी फिर जो ये लोग बोलते हैं कुछ लोग कि भाई जो एग्जिस्टिंग घर है उसे एनालाइज करवाओ, तोड़ फोड़ करवाओ, तो वो तोड़ फोड़ करवाना क्या उचित नहीं है? हम सजेस्ट नहीं करेंगे तोड़फोड़ कराने के लिए। सुनना, तोड़फोड़, अब मान लीजिए आपको बॉडी कुछ मिली है, डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है, अब हम बॉडी को तो बदल नहीं सकते, उसमें क्या बेस्ट हो सकता है हम ये सजेस्ट करेंगे। प्रश्न पहले समझने की कोशिश करें, क्या हमारे लाइफ में कितना इफेक्ट करती है, कौन कौन सी चीजें इफेक्ट पैदा करती है। वास्तु नहीं होता तो भगवान की प्रतिमा पूर्वमुखी उत्तरमुखी क्यों बनती है? भगवती आराधना ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें एक बात आती है, जिन आचार भगवान की समाधि हो जाती है उन आचार भगवान की निश्चिति का यानी समाधि के स्थान, जिसे हम छतरी कहते हैं, जहाँ अंतिम संस्कार होता है वो कहाँ पे? यदि वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में वो बनाई जाएगी समाधि का स्थान, उनका अंतिम संस्कार होगा तो संघ जो है बहुत फलेगा फूलेगा, उसे यश मिलेगा। पश्चिम में बनाई जाएगी तो उस संघ के नायक को बहुत सारे शिष्यों की प्राप्ति होगी। यदि दक्षिण साउथ में बनाई जाएगी तो उस संघ जो है जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। और दूसरी डायरेक्शन उन्होंने बता दी, यदि ईस्ट में अथवा नॉर्थ ईस्ट में बनाई जाएगी समाधि का स्थान तो संघ में कला पैदा हो जाएगी। आगम में आया है, बिल्कुल भगवती आराधना ग्रंथ में आया है। किस दिशा में वो समाधि का स्थान बनना चाहिए उन आचार्य की, उस मुनि की, उसका इफेक्ट संघ पर पड़ता है। क्यों क्यों पूर्व दिशा में भगवान की प्रतिमा का मुख होना चाहिए, दक्षिण में क्यों नहीं होना चाहिए? चलो एक स्टडी आपको देते हैं, केस स्टडी कर लेना। जिस मंदिर में एकदम वेस्ट में प्रतिमा बैठी रहती है और ईस्ट फेसिंग, वह मंदिर हमेशा बहुत तरक्की करता है। इंडिया में जितने भी मंदिर हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा आता है, बहुत ज़्यादा दान आता है, स्टडी करके देख लेना, वहाँ के भगवान हमेशा उस मंदिर के वेस्ट, प्रॉपर वेस्ट में बैठे होंगे और उनकी दिशा जो है नॉर्थ में ईस्ट में फेसिंग होगी 0 डिग्री। वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा आएगा क्योंकि वो एरिया है लाभ का एरिया। समझना? तो हम ये नहीं करें घर को तुड़वाना फुड़वाना, उसका एग्जिस्टेंस होता है, हम सिर्फ ये बताने की कोशिश करें क्योंकि क्षेत्र का प्रभाव हमारी बॉडी पर भी पड़ता है, क्षेत्र का प्रभाव कर्म के फल पर भी पड़ता है, टाइम का भी प्रभाव पड़ता है, काल का भी प्रभाव पड़ता है। काल और क्या है? बेसिकली काल और कुछ नहीं है, जो ऑर्बिट्स में जितने भी रोटेटिंग और रिवॉल्विंग जो भी अपने प्लैनेट्स होते हैं, उनकी पर्टिकुलर दिशा और डिस्टेंस इस क्षेत्र से पर्टिकुलर एक दिशा में जब आ जाते हैं तो वहाँ जो रेडिएशन निकलता है उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। वो हमारे लिए सपोर्टिंग रोल अदा करेंगे और उस समय कोई भी कार्य करोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। उसी का नाम है काल, उसी का नाम है मुहूर्त, और कुछ नहीं। और वो अगेंस्ट दिशा में चले जाएंगे तो उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी अथवा बहुत ज़्यादा निकट आएंगे तो जो रेडिएशन होगी वो हार्मफुल होगी आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए। अब कहोगे उससे तो शरीर बनेगा, उस क्षेत्र के लिए भी हार्मफुल होगी, तो आपके विचार उस समय अच्छे पैदा होने में बहुत कठिनाई होगी, परेशानी होगी, तो जो है उसमें सक्सेस रेट कम हो जाएगा। बड़ा साइंटिफिकली लॉजिकल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं अंधविश्वास वाली दकियानुसी वाली बातें कुछ नहीं है। हाँ, बस ये हमें समझना होगा कि जो सामने वाला डॉक्टर है वो नॉलेजेबल है कि नहीं, वो स्पेशलिस्ट है कि नहीं, वो सही ज्ञान रखता है कि नहीं। नहीं तो झोला छाप डॉक्टर से बड़ी परेशानी होती है ना। झोला छाप बहुत होते हैं ना, आरएमपी क्या बोलते हैं, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्या होता है प्रैक्टिशनर, वो क्या होते हैं बेसिकली? हाँ, झोला छाप जो उनके पास कोई डिग्री नहीं होती है अथवा जो डिस्टेंस लर्निंग से कोई योगा का कोर्स कर लेते हैं, फलाना कोर्स कर लेते हैं और वैद्य बनकर के, डॉक्टर बनकर के प्रैक्टिस करने लगते हैं। हाँ, उनकी दवाइयाँ कभी कभी सही भी निकल जाती हैं क्योंकि इतनी प्रैक्टिस से। एक कंपाउंडर भी जब डॉक्टर के पास बैठने लगता है रेगुलर,
तो आधा डॉक्टर तो वैसे ही बन जाता है, वो छोटे छोटे गांव में वही चलते हैं। और हो सकता है उस कंपाउंडर की प्रैक्टिस डॉक्टर से कई अच्छी गुना ज़्यादा भी चलने लगे। लेकिन ये तो लक की बात है, कोई मेजर डिजीज हो जाए फिर वहाँ, तो इस कारण वो क्या देते, हरी, पीली, नीली, लाल, सफ़ेद 6 प्रकार की टैबलेट दे देता है, बोले कोई ना कोई तो काम कर ही जाएगी। हाँ, एक एंटीबैक्टीरियल दे देगा, हाँ, एक टॉनिक की दे देगा, और न जाने कितने प्रकार की है वो दे ही देगा। और कुछ नहीं तो बोले एमॉक्सिसिलिन तो दे ही दो। एमॉक्सिसिलिन तो उसमें है ही रहता, तो एमॉक्सिसिलिन क्या करेगी, वो काम कर ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो काम करेगी। तो आपको लगता है फीवर उतर गया, बड़ा अच्छा डॉक्टर है, 10 ही रुपये फीस लेता है, क्यों 100 रुपीज़ 500 रुपीज़ में फीस दूँ। तो झोला छाप डॉक्टर की भी बड़ी परेशानी तो होती है। जब तक सही चल रहा है वायरल फीवर में तो कोई परेशानी नहीं, आप मेडिसिन ना भी ले तो अपने आप ठीक हो जाओगे। लेकिन जब मेजर पोर्शन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हो सकता है वो रिस्क भी क्रिएट कर सकता है। तो क्षेत्र का भी इंपॉर्टेंस होता है, उस मुहूर्त काल का भी इंपॉर्टेंस होता है कि वो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव योग्य मुहूर्त में ही किए जाते हैं, कभी भी क्यों नहीं किए जाते, बताना हमें। महाराज जी, मेरा पहले क्षेत्र, अभी काल्पनिक क्षेत्र से संबंधित ही प्रश्न था एक, अगर आपकी अनुमति हो। हाँ, बोलिए। तो महाराज जी, जैसे अगर हम पर्सनल लेवल पे हमारा भी देखते हैं तो हम वास्तु पे उतना ध्यान ही नहीं देते हैं, और ये आपके माध्यम से नई चीज़ हमें आज सीखने को भी मिली। लेकिन महाराज जी, मैंने क्या देखा है कि अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग ना बहुत वहमी होते हैं। हाँ, ये और हम वहमी बनने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं इनका रोल बहुत माइनर होता है। जो अंदर से स्ट्रांग है उनके लिए कोई इफेक्ट पैदा नहीं होगा, जो इसे इग्नोर करके चलेगा उससे ज़्यादा नहीं है। जैसे वो वृक्ष जिसकी जड़ें बहुत मजबूत है, बारिश आ रही है, थोड़ी बहुत स्पीड से हवा भी चल रही है, इवन 100 किलोमीटर पर आवर भी स्पीड से तूफान चल रहा है, तो उस पेड़ को कुछ नहीं होगा। लेकिन जो पौधा है उसके लिए वो गिरा देगा। तो जो अंदर से बहुत पावरफुल है, अथवा जिसका पुण्य कर्म इतना बलवान है, जिसका भाग्य इतना अच्छा है, जिसकी मेंटलिटी इतनी अच्छी है, वो बाहर सराउंडिंग कुछ भी होते रहे उसको ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एवरेज क्लास का व्यक्ति होता है उसके लिए ये डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाएंगे, और जो बिलो एवरेज है उसके लिए और ज़्यादा बन जाएंगे। तो अल्टीमेटली डिपेंड हमारी थॉट प्रोसेस पर रहेगा। फिर हम कह रहे हैं 70 to 80% वेटेज हमारी थॉट प्रोसेस का, वर्तमान के पुरुषार्थ का है। वो वेटेज उसका भी है जो ओवरहेड टैंक में भरा हुआ पानी है। आप वर्तमान में क्या कर सकते हो, सिर्फ फिल्टर लगा सकते हो, है ना, इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हो। आप जो उसमें ब्लॉकेज डिपॉजिट हो गए, उस ब्लॉकेज डिपॉजिट को निकालने के लिए कुछ मेडिसिन यूज कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप उस जो पाइपलाइन है उसका साइज नहीं बढ़ा सकते, डायमीटर नहीं बढ़ा सकते, आप ओवरहेड टैंक का पानी चेंज नहीं कर सकते। जो मिला है उसी को आपको फिल्टर करना है, उसी का कंटामिनेशन निकालना, उसकी स्मेल जो है निकालना है, ये आपके हाथ में है, इसके डॉक्टर से आपके हाथ में, वो नहीं बदलेगा। बस जो हमारी असावधानी के कारण, हमारे निग्लिजेंस के कारण जो हमें सफ़र करना पड़ रहा है, हम डॉक्टर के पास जाकर के उस सफरिंग को दूर कर सकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो फिर कह रहे हैं वहम नहीं पैदा करना है, लेकिन समझने की कोशिश करना है। सबका इफेक्ट होता है, कितने एक्सटेंड तक होता है ये हमारे ऊपर है। हाँ बोलिए, अब क्या कर डाउट है? महाराज जी, बस वही पूछना था। और मनोबल मैंने देखा है कि जो जिसका मनोबल मजबूत होता है तो कुछ भी, हाँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कह ही रहे हैं जिसका मनोबल बहुत मजबूत है, आग भी लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर पत्थर भी गिर जाए उससे कुछ नहीं, वो तो ऐसा कंकड़ मान करके ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। हाँ, हमारी बातें समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? समझ आ रही है महाराज। हमारी बातों से ऐसा उल्टा रिएक्शन तो नहीं हो रहा है? नहीं तो बोले महाराज जी आज तक तो वास्तु को नहीं मानते थे, वास्तु को ही मानना पड़ेगा, मुहूर्त को नहीं मानते थे। नहीं, देखो इफेक्ट होता है लेकिन सर्टेन एक्सटेंट तक, लेकिन सही व्यक्ति के साथ गाइडेंस लेना, ये हम फिर कह रहे हैं। और वहम ज्यादा नहीं करना। यदि आप विपरीत वास्तु में रहे और आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेट इट गो, जानने दो, भूल जाओ,
यानी आपकी मेंटलिटी बहुत अच्छी है। और कई ऐसा भी होता है जिसका भाग्य इतना मजबूत है, विपरीत घर में भी रहता है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ होता है अच्छा। तो हमारा द्रव्य है, वो जो हमारा भाग्य है वो भी काम करने वाला होता है, पानी। अब किसी को ऐसा है प्योर वाटर ही मिला उसके ओवर टैंक में, तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कोई फिल्टर की आवश्यकता नहीं, सीधा टैप ऑन करेगा, पानी ले लेगा, पिएगा, काम चल जाएगा। हाँ, द्रव्य पावरफुल है तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं। द्रव्य एवरेज स्तर का है तो फिर फिल्टर की आवश्यकता रहेगी, ब्लॉकेज को दूर करने की आवश्यकता रहेगी। अब बहुत ज्यादा कॉन्टामिनेटेड पानी है, फिर क्या करना, फिर तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, कुंडली, वास्तु, ग्रह। अब इसके डॉक्टर क्या है, इसके डॉक्टर के ऊपर अब अपने को आना, हम कैसे उस फिल्टर का प्रयोग करें, उन कर्मों को रेक्टिफाई करने के लिए, उसमें जो कॉन्टामिनेशन उसको दूर करने के लिए, जो उसमें विकृति आ गई, अशुद्धि है, उसको दूर करने के लिए हमें क्या अपनाना चाहिए, इसकी चर्चा अब हम आपसे करेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। इधर उधर के ऊट पटांग तरीके कुछ नहीं, बेवकूफ़ बनाने वाले कुछ नहीं। वो चींटी को डालना है, वो आटा खिलाओ चींटी को, कबूतर को खिलाओ, 100 सिक्के जो है नाली में डाल दो, नाग नागिन का जोड़ा बहा दो पानी में, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें। सही तरीके का अपन उपयोग करेंगे ना, सही क्या होता है, बड़ा इफेक्टिव रहेगा। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। ऐसा क्यों होता है, एक माँ के 4-5 बेटे होते हैं, हाँ। तो सब माँ तो सबको बराबर चाहती है, हाँ। मेरे बेटे बोलते हैं माँ तुम उसको ज़्यादा चाहती हो, हमको कम चाहती हो। ऐसा तो नहीं होता, माँ तो सबको चाहती है, लेकिन कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो बहुत आज्ञाकारी होते हैं, सेवा भावी होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले होते हैं, तो स्वाभाविक है उस ओर अट्रैक्शन ज़्यादा हो ही जाता है। सब बेटों को बराबर चाहते हैं माँ। ठीक है ठीक है, ये आपका प्रश्न अलग प्रकार का है। अब इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए निरापक श्रवण